अफ्रीका को साउथ अफ्रीका कहते हैं, पता चल गया। अभी तक नहीं पता था, अब पता चल गया। अगला क्वेश्चन, प्रोफाउंडल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सर बॉटम वाटर, गहरा व निचला पानी। जैसे स्मॉग, बिलो वाटर। ओके, अगला क्वेश्चन, कोरल रीफ का एक उदाहरण, कोरल रीफ का एक उदाहरण। मालदीव्स, राम सेतु। कोरल रीफ का एक उदाहरण। राम सेतु सर आपने बताया था। राम सेतु। सेतु। यस सर, वही वाला श्रीलंका जाने का मार्ग। सर मालदीव भी तो है। हाँ सर, ये सब जो बोल रहे हैं सब सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन। प्लीज साइलेंट हो जाइए, जैसे इन क्वेश्चन के वैसे साइलेंट हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के दो एग्जांपल। सर वीनस फ्लाईट्रैप और लिंचेस। यूटिक्लोरियन नेपेंथिस। वीनस फ्लाईट्रैप और नेपेंथिस। नेपेंथेसिस। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत कितने कैटेगरीज निर्धारित किए गए हैं? 9। बताओगे 9। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर। तो थोड़ा इंग्लिश में बता दीजिए सर। क्या डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम? सर इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज एन यूनिट ऑफ एग्जैक्टली वही सर। एंड इकोसिस्टम इज एन यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ऑलराइट, गुड, वेरी गुड। जी सर, बिल्कुल। ओके, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? सर जब एक जगह दबने से सर कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह वो हो जाता है, कंबस्ट कर देता है, तो फिर उसका जो फ्यूल बचा रहता है दैट्स कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। कोयला, पेट्रोल, डीजल। तो उसके बाद फॉसिल फ्यूल बनता है। बस चलिए मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। देखिए, जीवाश्म ईंधन कार्बन के संयोजकों से निर्मित होते हैं, यानी कार्बन के कंपाउंड जिनके मिलने से जीवाश्म ईंधन होता है, जिनका निर्माण लगभग 300 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी की सतह पर किसी भारी प्राकृतिक परिवर्तन के दौरान हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि ये नहीं कि एक दो दिन में जीवाश्म ईंधन हो जाए, ठीक है ना, समय के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन, बेस्ट क्वालिटी कोयला, बेस्ट क्वालिटी कोल। सर एंथ्रासाइट। करके सर वो गंदा वाला है। लो क्वालिटी पीट सर। ठीक है। प्रोपेन का फॉर्मूला, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8। ओके। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? सॉरी सर, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? NO2 और NO3 का परिवर्तन। नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है वो। नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल। नाइट्रोजन गैस का ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में परिवर्तित होना, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नाइट्रोजन गैस का ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में परिवर्तित होना, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, अमोनिया का नाइट्राइट या नाइट्रेट्स यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में परिवर्तित होना क्या बोला जाएगा? अमोनिफिकेशन सर। अमोनिफिकेशन लार्जेस्ट ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट। लार्जेस्ट ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट कहाँ से आ गया? सर नाइट्रिफिकेशन होगा। सर अमोनिया का नाइट्राइट से नाइट्रोजन बदलने की बात आप कर रहे हैं सर? हाँ, क्वेश्चन है अमोनिया का नाइट्रेट्स और नाइट्रेट में परिवर्तन, ये बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। जी सर, बिल्कुल। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, किसने ओजोन साइकिल के निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी दी? चैपमैन सर। ठीक है, चैपमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन की खोज किसने की? जोसेफ करके नाम है सर। अगला क्वेश्चन,
ओजोन परत की खोज किसने की? Sir Fabry Henry. चार्ल्स फैब्री Fabry. चार्ल्स हेनरी। ओके ओके। तो यस सर, चार्ल्स हेनरी करके हैं। ओके ना, दो ऐसी गैसें जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं, Sir carbon dioxide and क्लोरोफ्लोरो And नहीं सर, क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जी सर, ओके जी ओके, सर। ऑलराइट। हरित गृह गैसों में सबसे ज्यादा किस तत्व की महत्वता है? water vapor. वाटर वेपर। sir, water vapor. वाटर वेपर, नेक्स्ट वाटर वेपर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह गैसों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गैस Carbon dioxide. एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट किस उपग्रह में देखा कार्बन जाता है? डाइऑक्साइड सर। टाइटन। टाइटन। पृथ्वी के अतिरिक्त ग्रीन हाउस इफेक्ट किन अन्य ग्रहों में देखा गया है? Mars and Venus. टाइटन। वीनस Mars और and मार्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट की मौजूदगी की जानकारी कब और किसने दिया? Sir Joseph Fourier ने 1824. जोसेफ फूरियर ने 1824 में। 1820 मार्स 1824. ओके। वाइन बनाने में किस ब्लीचिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है? ऑक्साइड। Yes, sir. ओके। स्मोक क्या है? Smoke plus fog. और धुंध। स्मोक और फॉग का संयोजन एक पॉइंट टू शब्द है। Yes sir. ओके। तो वही कार्बन जो कंबर्जन नहीं हो पाते जैसे काजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब निर्धारित किए गए? 2005 में। 2005 कहाँ से जाएगा? सर 2000 सर 2000 सितंबर 1990 बेस लाइन 1919 और डेडलाइन 2015 2015. Yes sir. Yes, sir. निर्धारित किए गए। 21 टारगेट निर्धारित किए गए। ओके। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किस अवधि से किस अवधि तक निर्धारित किए गए हैं? 2030. 2030 तो 2017 से 2030 से 2030 तक निर्धारित किया गया है। ए लड़की मोबाइल बंद करो, तुम क्वेश्चन करा जा रहा है, सब बंद करो, काम धंधा सभी समय बंद हो जाना चाहिए, बहुत पैसा ना कमाओ। सर जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में इससे हुआ था क्या चीज? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वर्ल्ड समिट 2002 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जितने समिट्स हुए हैं आगे पूरे समिट की चर्चा भी की जाएगी। ये तो मैं आपको गोल्स के विषय में बता रहा हूँ जो गोल्स निर्धारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, टैगलाइन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन WSSD। Sir, empowering people for sustainable development. agenda for 2030 sir। No sir. Sir ESPD. EPSD. एजेंडा 2030। चलिए अगला क्वेश्चन, NAPCC का फुल फॉर्म? the national National action for Action climate Plan. change। Climate change. Yes, sir, yes, sir। ओके। राष्ट्रीय सौर मिशन कब तक के लिए निर्धारित किया गया है? 2022. तो 2022 ओके ओके। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कितनी प्रतिशत जल की सुधार प्राप्ति की निर्धारित की गई है? 20%. ग्रीन इंडिया का संबंध इस राष्ट्रीय मिशन से, ग्रीन इंडिया का संबंध किसके अंतर्गत है? इसके अंतर्गत क्या निर्धारित करने की बात कही गई है? Sir, afforestation करने की 23 to 33% sir। 33%। 6 million plants। बिल्कुल, वेरी गुड। Sir 6 million hectare में plantation. 6 million hectare. इकोटोन क्या होता है? क्या? दो वनस्पतियों का संक्रमणशील क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। ट्रांजिशनल सर। हाँ सर। व्हाट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? सर वो उसे सस्टेन करने के लिए कि हमारी जनरेशन आगे सस्टेन करता है तो उस तरह से रिसोर्सेज हमें यूज सर करना है। कार्बन पद चिन्ह, कार्बन फुटप्रिंट। ना कार्बन नहीं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। Sir, it is the amount of the कार्बन consumption फुटप्रिंट of की भी बात natural किया था, resources सर। with comparison to the production by nature. बिल्कुल बिल्कुल सही।
नेक्स्ट देखिए आज कितना याद करें आपको। कार्बन डाइऑक्साइड का मानव उत्पादन स्रोत क्या है? मानव जनित स्रोत Sir, respiration. फॉसिल फ्यूल्स और वुड कंबशन। CFC का फुल फॉर्म Chlorofluorocarbon. क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अब आते हैं आज की क्लास को बिगिन करते हैं। सर गुड तो बोल दीजिए। बोलते हैं अच्छा, वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। ऑलराइट, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी गुड। नाउ अब आप म्यूट कर लीजिए और अब क्लास बिगिन कर रहे हैं। बहुत कम लोग, 17 लोग हैं क्लास में। मंतशा, माधुरी, आप लोग वीडियो नहीं ऑन किया है। माधुरी वीडियो ऑन रखना है, ऑफ नहीं करना है, नहीं तो क्लास से आप बाहर हो जाएंगे और फिर हम भूल जाएंगे आपको वापस लाने को। अब देखते हैं वो लोग कैसे वापस आएंगे जिनको हमने बाहर कर दिया। सो कम ऑन, शेयरिंग द पेज। और किस पेज से हमें पढ़ाना है? पेज नंबर 35। मेजर गैसेस से। हाँ ओके, स्क्रीन दिख रहा है? तो गायब हो गया बिना नोट्स को। चलो अब जितना ऑफिशियल कार्य है बंद कर दो। नाउ यहाँ पर हम लोग कुछ और गैसेस जो छूट गए थे जिन पर चर्चा करना था उसको आगे बढ़ाएंगे। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करेंगे। CFC के विषय में एक महत्वपूर्ण बात है, पहले इसको समझिए। देखिए वह दौर था जब हाइड्रोकार्बन्स ने काफी विकास में योगदान दिया। हाइड्रोकार्बन्स के डेवलपमेंट ने मानव को काफी बढ़ा दिया। लेकिन समस्या तब आई जब हाइड्रोकार्बन्स से एमिशन ऑफ कार्बन की मात्रा बढ़ने लगी और यह बात क्लियर हो गया कि अगर कार्बन एमिशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो हम किसी भी तरीके से प्रकृति को बचा नहीं पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमारे सामने बढ़ती जा रही हैं। अतः इस दृष्टिकोण से या तो हम कार्बन के एमिशन को रोकने के लिए सारे विकास को बंद कर दें या हम संपोषणी विकास के तरीकों को अपनाएं। तो हमने फिर संपोषणी विकास के तरीके को अपनाना शुरू किया जिसमें कि कार्बन की मात्रा का एमिशन पहले अचानक एक बारगी बंद करने के बजाय उसे एक लिमिट में लाया जाए, धीरे धीरे उसे हम एकदम जीरो पे ले जाएं। और इसी विकास के दौर में CFC का डेवलपमेंट किया गया जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन 3 तत्वों को जोड़ करके नया एक कंपाउंड बनाया गया। अब ये विशेष चमत्कारिक यौगिक था, यानी ये तीनों को जोड़ करके इन तीनों से हम अपने विकास की चीजों को गति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन कार्बन की एमिशन काफी हद तक लिमिटेड हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः इसको अब नोट्स में देखते हैं। यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन क्लोरीन, 3 टर्म्स का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 3 टर्म्स जो है यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन 3 चीज का ध्यान रखना है। कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के संघटकों से निर्मित होता है। इसे मुख्य रूप से फ्रियॉन भी कहते हैं। तो एक अलग टर्म है फ्रियॉन, इसे ही फ्रियॉन कहा जाता है। डाइफ्लोरोमीथेन इसका सबसे उपयुक्त प्रतिनिधि है। अब इसमें एक प्रकार से इनके कंपाउंड होते हैं, कई नाम से जाने जाते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट जो है रिप्रेजेंटेटिव डाइफ्लोरोमीथेन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको पता है कैसा क्वेश्चन आएगा।
एक तरफ डाइफ्लोरोमीथेन लिख देगा, दूसरी तरफ CFC लिख देगा, हाइड्रोकार्बन लिख देगा। तो जैसे डाइफ्लोरोमीथेन, नीचे मीथेन, इधर हाइड्रोकार्बन, इधर CFC, तो मीथेन हाइड्रोकार्बन, ये आपको CFC फॉसिल फ्यूल से मीथेन को, इस तरह से 4 अलग-अलग टर्म्स हो जाएंगे और ये 4 अलग-अलग गैसेस हो जाएंगे। तो डाइफ्लोरोमीथेन ये सबसे उत्तम रिप्रेजेंटेटिव है CFC का, और जिसे R12 या फ्रियॉन 12 के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, R12 या फ्रियॉन 12 के नाम से किसे जाना जाता है, दैट इज CFC। इसका प्रयोग मुख्यतः प्रशीतकों यानी रेफ्रिजरेंट्स का मतलब सिर्फ फ्रिज नहीं हुआ बल्कि कूलिंग मटेरियल्स, जो भी कूलिंग मटेरियल्स प्रयोग किए जा रहे हैं, कूलिंग अप्लायंसेस प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे स्टोर हाउसेस में फूड को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बड़े-बड़े कूलिंग अप्लायंसेस लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, किस गैस का प्रयोग किया गया, सबसे पहले CFC का प्रयोग किया गया, क्योंकि CFC से हम बढ़िया कूलिंग दे सकते हैं। इसके साथ साथ तो पहला तो प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर्स, और दूसरा क्या है, प्रणोदक, रॉकेट को उड़ाने वाले फ्यूल के रूप में। अब रॉकेट्स को अगर हमें बाहर भेजना है, अंतरिक्ष में ले जाना है, तो काफी बड़ी मात्रा में फ्यूल को डालना पड़ेगा। अब कार्बन के एमिशन को कम भी किया जाए, क्योंकि रॉकेट्स हैं, इंजन से काफी बड़ी मात्रा में कार्बन का एमिशन करेंगे, प्लस ज्यादा माइलेज भी हो, तो CFC का प्रयोग किया गया, जिससे कि इसको ज्यादा गति प्रदान किया गया। ठीक है, अब ये CFC जो है, इसका प्रयोग की संस्तुति मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दौरान दी गई। अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे बहुत टेंशन मत लीजिए, मैं पूरे प्रोटोकॉल्स पढ़ाऊंगा। तो जैसे आप लोगों को लग रहा है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोटोकॉल्स इत्यादि, चिंता नॉट, मैं सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ाऊंगा। हमारा लास्ट चैप्टर सब प्रोटोकॉल पर ही रहेगा। तो सारे प्रोटोकॉल, सारी ट्रीटी, सारी एग्रीमेंट, इतने 50 साल में जितने प्रोटोकॉल हुए, 50 साल में आप समझ सकते हैं कि 71 से शुरू करूंगा रामसर सम्मेलन से, और पूरा अभी 2019 तक जो पेरिस एग्रीमेंट वगैरह, इधर पिछले साल तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। इस सारे जितने हैं, हर चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एकदम चिंता नॉट, बस एक ही चीज का चिंता करिए कि अमृतसर बहुत डेप्थ में पढ़ा है, बस इसी चीज का चिंता करिए और दूसरी चीज की कोई चिंता ना करिए, और आपको अच्छे से याद करना, ये आपका होमवर्क है। ऑलराइट, तो CFC के प्रयोग की संस्तुति मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दौरान किया गया, जब HCs यानी हाइड्रोकार्बन्स के स्थान पर प्रयोग करने की बात कही गई। तो हाइड्रोकार्बन्स पता चला कि यह बहुत इमिशन कर रहा है, काफी बड़े पैमाने पर कार्बन लिमिट हो रहा है। कार्बन स्थिति ये हो रही है कि पूरा पर्यावरण वो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में आ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से पृथ्वी पर एक पूरी कवच बन गई है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए सब कुछ रोका जाए, कार्बन एमिशन के लिए सारी योजनाएं बनाई जाए कि कार्बन एमिशन को कैसे रोका जा सके, जिसके लिए कम से कम कार्बन का प्रयोग हो। तो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन को मिलाकर के एक मैजिकल जो है कंपाउंड डेवलप किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? चलिए, अब अगला जो गैस पढ़ना है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक सामान्यतः पाई जाने वाली जीवन संहारक जहरीली गैस है। जीवन संहारक यानी जो जीवन को खत्म करते हैं, लाइफ एक्सटिमिनेटर, लाइफ को खत्म करते हैं, जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। अब होता क्या है, यह शरीर में ऑक्सीजन की कमी करके ऊतकों तक यानी टिश्यूज तक पहुंचने वाले ऑक्सीजन में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे शारीरिक विकृत उत्पन्न हो जाता है। अब ये ध्यान रखिए, क्या है इसका खेल। जनरली एक पैराग्राफ और पढ़ ले फिर समझाता हूं। 667 pm यानी पार्ट्स पर मिलियन ppm के स्तर पर इसकी सांद्रता यानी डेंसिटी शरीर में 50% की होमोग्लोबिन की कमी पैदा कर देता है, अर्थात कार्बोक्सी होमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। तो यह व्यक्ति के लिए गंभीर व्याधि व कोमा, तो सीरियस ट्रॉमा, ठीक है, या कोमा का व मृत्यु का कारक बन जाता है। तो अब ये है क्या, इसमें होता क्या है, जनरली हम लोग अगर बंद कमरे में बैठे रहें, बहुत चीजें, तो होता क्या है कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, ब्रीथ इन करें तो फ्रेश एयर अंदर गई, फ्रेश एयर में से जो ऑक्सीजन है वो हमारे काम की,
हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ऑक्सीजन के जाने से ऑक्सीजन कार्बन जितना है उसको रिमूव कर देता है और हमारा बॉडी में ऑक्सीजन प्योर हो जाता है। तो कार्बनाइज्ड हटकर डिकार्बनाइज्ड हो जाता है और ये कार्बन हमारे बॉडी के अंदर से एक्सेल हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर देते हैं। ना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला क्या है? CO2। क्या है? CO2। ध्यान से समझिए खेल क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ CO और 2। इसका मतलब क्या है? एक अणु कार्बन का है और 2 अणु यहाँ पर ऑक्सीजन का है। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक अणु कार्बन, फिर O, फिर O, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है कि CO2 हमने छोड़ा और कमरा बंद है, कमरा बंद है तो ऑक्सीजन घटता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। कमरा बंद है और कहीं अगर हमने बगल में आग भी जला रखी है, जनरली देखते हैं पुराने फिल्मों में ठंड के दिन अंग्रेज बड़े ऑफिसर हैं उनके या किसी बड़े बंगले में एक आग का कोना रहता है, तो आग भी जलती है किससे? ऑक्सीजन। तो आग को भी ऑक्सीजन चाहिए, हमको भी ऑक्सीजन चाहिए। हीटर भी लगाया है तो उसमें भी यही हो रहा है। तो जनरली घर में कुछ खाना बना रहे हैं चूल्हे में तो भी यही हो रहा है। तो आग से ऑक्सीजन घट रही है, हम भी ऑक्सीजन को घटा रहे हैं और कमरा बंद है। कमरा कुछ इस तरह से बंद है कि सारी खिड़कियां है नहीं कमरे में, दरवाजा था लेकिन वो एकदम ब्लॉक्ड है, हवा बाहर आ जा नहीं रहा है, एकदम ब्लॉक कर दिया गया। तो थोड़ी देर में क्या होगा कि कमरे के अंदर जो है, कमरे के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा लेस होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो अब हम जब ब्रीथ इन करेंगे तो हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो जब हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी नीड करेगी कि और ऑक्सीजन, तो बॉडी पुश करेगी और खींचो, तो हम और खींचेंगे। क्या करेंगे? हम ज्यादा तेजी से खींचना शुरू करेंगे, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो जाएगी, काफी देर से। अब उसमें क्या है, हम ऑक्सीजन को चाह रहे हैं पर ऑक्सीजन है नहीं, तो बार बार हमारा जो कहा जाए लंग, वो फेफड़ा है उसको बाहर फेंक दे रहा है, नहीं है लाओ दूसरा लाओ, नहीं है लाओ दूसरा लाओ, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अब उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बहुत लेस है, तो क्या होगा कि जो उसमें है वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है, CO2 का भी विखंडन होगा। अब वो CO यानी कार्बन मोनो, एक O खत्म हो गया उसमें। अब कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी घटने लगा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल 0 पे पहुंच गया। बड़ी फ्रस्ट्रेशन, निराशा हो रही है, पसीना छोड़ना शुरू हो गया, क्योंकि बॉडी का जो एनारोबिक रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा, परेशानी से महसूस होगी क्योंकि ब्लड के वेसल्स साफ हो नहीं पा रहे हैं, ब्लड की जो कार्बनाइजेशन है वो हो नहीं पा रही है, ऑक्सीडाइजेशन नहीं हो पा रहा है, हमारे ऑक्सीजन प्रॉपर हमें मिल नहीं पा रहा है। अब हमसे फ्रस्ट्रेशन होकर लगे कि घुटन हो रही है, बाहर निकल के भागो, और अगर हम उसी मैक्रोस में रहेंगे ठीक है, तो समझ गए होंगे क्या होगा हमारे साथ। बॉडी बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा, हृदय फेल हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, बहुत पंपिंग करेगा, खींचेगा, है ही नहीं जो चीज खींचने से क्या होगा। ब्लड के वेसल्स, दिमाग के वेसल्स फट सकते, कोमा में जा सकते, ज्यादा देर ऐसा रहा तो फटल यानी डेथ हो सकता है ना। खतरनाक, कितना खतरनाक है ना। तो सब में आ गया कितना खतरनाक है। सर एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। चलिए समझ गए, वो कभी भूल ना पाएंगे। ओके, तो ये था कार्बन मोनोऑक्साइड। चलें वापस नोट्स की ओर। तो इसमें जो बातें याद रखने वाली है उस पर ध्यान दे दीजिए, क्या क्या हम लोगों को ध्यान देना है, किन किन बातों पर। तो पहली बात तो
कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी मात्रा कब विकसित होती है? जब हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में 667 पीएम लेवल के स्तर पर जो होमोग्लोबिन है वो घट जाता है, ठीक है, 50% की कमी हो जाती है होमोग्लोबिन की, तो कार्बोक्सी होमोग्लोबिन निर्मित हो जाता है। क्या निर्मित होता है? कार्बोक्सी होमोग्लोबिन निर्मित हो जाता है, ठीक है। तो 50% होमोग्लोबिन की कमी पर ऐसा होता है। एक चीज ये ध्यान रखने की जरूरत है। और ये लाइफ एक्सटर्मिनेटर टॉक्सिक गैस है, यानी कि जीवन संहारक जहरीली गैस है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं तीसरे टर्म पे, दैट इज हेवी एलिमेंट्स पॉल्यूटेंट्स इन एयर। मैंने आपको हेवी एलिमेंट्स के विषय में वैसे तो पढ़ाया ही है, नॉर्मली पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी प्रकार के पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो भारतक प्रदूषण, भारतक प्रदूषण का तात्पर्य वायु में उपस्थित उन पार्टिकुलेट मैटर्स से होता है जो घातक समस्या उत्पन्न करती है। पार्टिकुलेट मैटर्स क्या है? ये मैंने आपको बताया था। पार्टिकुलेट का मतलब हुआ छोटे छोटे कण, ठीक है। छोटे छोटे कण धूल के भी हो सकते हैं, छोटे छोटे कण किसी भी चीज के हो सकते हैं। लेकिन जब यही सॉलिड, समझे, जैसे लोहा है, लेड है, ऐसे सॉलिड तत्वों के छोटे छोटे कण एटमॉस्फेयर में घूमने लगेंगे तो वो जाने अनजाने में हमारे लिए बड़ा खतरनाक काम करेंगे। क्योंकि भाई लोहा अगर हमारे मुंह पे मारे तो कितना तगड़ा चोट लगेगा, लगेगा, जोर से लगेगा। लेकिन अगर लोहे की हल्की सी पतली की थीन से मारे, पतले थीन से ऐसे टन टन, कुछ नहीं होगा, पटे पटे बजाओगे तो फिर नहीं पड़ेगा। अब ना इतनी छोटी छोटी बारीक काट दी जाए कि आप उसको पाउडर के रूप में उठाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन और छोटी करते हैं, इतनी छोटी करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के रूप में हो जाए, छोटी छोटी एटॉमिक पार्ट्स के रूप में, तो फिर वो इतनी हल्की हो जाएगी कि हवा में ये सेडिमेंट कर जाएगा, हवा में ये इधर उधर घूमने लगेगा और हम सांस लेंगे, चली जाएगी बॉडी के अंदर। बॉडी बहुत मुलायम पार्ट है अंदर, विंड पाइप इत्यादि, उस पे जाके स्टक कर जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये काफी बड़ी मात्रा में धीमे धीमे स्टक कर जाए तो पूरी बॉडी पे पता चलेगा अंदर पूरा लोहा जम गया, लेड जम गया, क्रोमियम जम गया, निकेल जम गया। अभी एक समय नहीं, 10 साल 20 साल प्रदूषित एटमॉस्फेयर में रहने पे फिर आपको शुरुआत होगी। भाई जाहिर सी बात है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम होता है बॉडी उसको रिएक्ट करता है, हल्की सी भी कोई डस्ट आती है तो तुरंत आप छींकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी कहता है बाहर निकालो इसको, ये जो आ गया है, ये जो गया है इसको बाहर करो। हाँ नहीं, ये वर्चुअल रियल छींक कहाँ थी, ये वर्चुअल छींक थी। तो ये रियल लग रहा था आपको? अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। ओके, तो कुल मिलाकर के जैसे हमारी बॉडी में गया कोई चीज एंटी एलिमेंट, तो हमारी बॉडी उसको उसके अकॉर्डिंग तुरंत रिएक्ट करेगी कि इसको बाहर करो। तो हमने उसको बाहर किया, बाहर आ गया। लेकिन लेड और क्रोमियम ये सारी चीजें ये जाकर तो धंस जाएंगी, धंस जाएंगी तो फेफड़े को प्रॉब्लम होगी, फिर उसे कफिंग करेंगे। ये विभिन्न प्रकार से टफ वाली कफिंग होगी, एकदम फेफड़े को सुझा देने वाली। और जब इस प्रकार से स्थिति बढ़ जाएगी तो ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी और डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे और डॉक्टर फिर इलाज लिख देगा और फिर हम खाते खाते रह जाएंगे। बच्चे तो बच्चे नहीं, ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है, ऑपरेशन लिख देगा। और कुछ चीजें जिनका ऑपरेशन हो नहीं सकता क्योंकि विंड पाइप को काटा जा नहीं सकता। विंड पाइप काटा जाए, आप सोचिए, पॉसिबल अभी नहीं है, वैज्ञानिक नहीं कर पाए कि एक विंड पाइप यहाँ लगा दें और दूसरी विंड पाइप काट करके और लंग को काट काट के खोल खोल के सफाई कर रहे हैं, ब्रश लगा लगा करके। ऐसी पॉसिबिलिटी अभी नहीं आ पाई है कि फेफड़ों को काट के खोल करके उसको ऐसे दो पन्ना छाड़ दिया जाए और फिर वैसे पटक दिया जाए, पटक के लगा दिया जाए, फिट कर दिया जाए बॉडी, ठीक है। अभी वैसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कुल मिला करके ये जो लेड है, क्रोमियम है, कैडमियम, निकेल, आयरन, अभी कैसे निकला? क्या ये एटमॉस्फेयर में पहले से नहीं थे? जी, ऐसा नहीं थे, लेकिन इनकी मात्रा इतनी, हमारा जो शरीर, अरे भाई अपनी ओर से साइलेंट व्यवस्था बनाए रखिए। हाँ, अब हमें बोलने दीजिए, आप लोग अपना
ध्यान सुनो। तो जो एटमॉस्फेयर में बड़ी मात्रा में ये पहली बात, एटमॉस्फेयर में सब कुछ मौजूद है। ऐसा नहीं कि लेड के, क्रोमियम के, आयरन के ये छोटे छोटे जो पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर्स एटमॉस्फेयर में नहीं है, सब है सस्पेंडेड इन एयर, बहुत कुछ है। लेकिन लेवल क्योंकि हल्का फुल्का तो हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर देती है, उसको समझ देगी, ठीक है चलो आओ तुम इतना सब कुछ हम सहते हैं, सह लेंगे। लेकिन जब इनकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तब नुकसान। अब कैसे हुआ इनकी मात्रा ज्यादा बढ़ा? भाई बड़ी सी फैक्ट्री है, अब वो क्या कर रही है, धुआं फेंक रही है, तो धुआं में एटमॉस्फेयर में निकल रहे हैं। जल में सीवेज फेंक कर दिया पूरा, केमिकल इंडस्ट्री है जो कि निकल और आयरन का प्रयोग कर रही है, क्रोमियम का प्रयोग कर रही है, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, अपना सीवेज उठा के जल में बहा दिया और वो पूरा सीवेज चलाया नदी में मिल गया, और नदी का पानी फिल्टर कितना भी करोगे पानी आपके घरों में आ जाएगा। अब पानी हम पी जा रहे हैं, अब हम उबाल भी रहे हैं तो भी वो चीजें उसमें बनी हुई, क्योंकि वो कोई वायरस और बैक्टीरिया तो है नहीं। पता चला कि हम पिए चले जा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में हर तक में आंतों में जाकर बिल्कुल बड़ी रूप से जाकर चिपक गई, बड़ी बड़ी बीमारियां इससे क्रिएट होने लगी। तो पार्टिकुलेट मैटर्स एटमॉस्फेयर में इनकी मात्रा बढ़ेगी तो पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे, और वही हो रहा है वर्तमान में, ठीक है। तो चले आगे। लेड, क्रोमियम, कैडमियम, निकेल, आयरन आदि घातक प्रदूषक हैं। लेड का प्रयोग वाहनों के ईंधनों में उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाने के कारण, अब ये मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि हमने देखा पेट्रोल जो है वो एमिशन 50 किलोमीटर दे रहा है 1 लीटर में, तो लाओ उसमें लेड मिला दें। लेड मिला के जब पेट्रोल डाला तो 100 किलोमीटर देता है। तब फिर क्या बात थी, कंपनियों ने कहना शुरू किया कि हमारी गाड़ी 100 किलोमीटर की माइलेज दे रहा है, आप लोग हमारे यहाँ से। तो लोगों ने कहा बढ़िया बढ़िया, क्योंकि ये लेडेड ऑर्गेनाइज्ड इंजन से युक्त है। बाद में पता चला सभी इंजनों में लग जाएगा, ठीक है। तो शुरुआती में यामाहा ने खूब बेच लिया, फिर बाद में सबने कहा अच्छा बेटा हम सबको पता चल गया लेड वाला पेट्रोल डालना है इसमें, तो फिर लेडेड पेट्रोल की मात्रा बढ़ने लगी। फिर जिस पेट्रोल टंकी पे लेड पेट्रोल की स्थिति नहीं थी वहां लेडेड पेट्रोलियम दिखने लगा कि हमारे यहाँ लेडेड पेट्रोल मौजूद है, और लोग फिर कहते हैं लेड वाला पेट्रोल लेना, लेड वाला पेट्रोल लेना, और सरकार भी लेडेड पेट्रोलियम को बढ़ावा देने लगी, क्योंकि उस समय तक नहीं पता था कि लेड कितना खतरनाक होगा, ये शीशा है, कितने एटमॉस्फेयर में जाके क्या करेगा हमारे साथ। लेकिन 20 साल बाद जैसा कि फिर डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर भीड़ लगने लगी तो समझ में आ गया कि ये लेड है। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में इसकी सांद्रता अधिक पाई जाती है, मैंने बताया था। पार्टिकुलेट मैटर्स या ठोस या तरल पदार्थों के रूप में छोटे छोटे कणों में पृथ्वी पर वायुमंडल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में इनकी मात्रा देखी जाती है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए ऐसा है कि कई गैसेस तो मैंने आपको बता दिया, मैं समझता हूँ लगभग 6 गैसेस जो है जो खतरनाक थे, पॉल्यूटेंट सब बता दिया, ओजोन भी बता दिया, नाइट्रोजन से भी, ऑक्साइड्स को भी बताया मैंने आपको, कार्बन को भी बता दिया, और इधर मैंने आपको जो 2-3 बची थी कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि सब समझा दिया। अब इसके अलावा भी 2-1 होंगी, होने को तो बहुत होगा, पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दो तो भी खत्म ना होगा, ठीक है ना। फिर आप लोग हमें स्पेशल फीस दीजिए, कल आप लोग करें नहीं अच्छा फीस दिया है, ठीक ठाक फीस दिया है, इससे ज्यादा फीस नहीं लेंगे, इसलिए हम इससे ज्यादा पढ़ाएंगे भी नहीं, तो हम इतना ही पढ़ाएं, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 100 पन्ना पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, ओके ऑलराइट। चले आगे बढ़ते हैं, और पढ़ना है तो फीस दे दीजिए। हाँ बोलो भैया। सर एक क्वेश्चन है। हाँ एक, तो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, और अवर नेक्स्ट पेज इज करंट फैक्ट्स, और वो है दिल्ली का ऑड इवन, इस ऑड इवन फॉर्मूले की स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको नोट्स देखें, मैं आपसे पूछूंगा, देखने नहीं दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग देख ना पाए। कुछ पूछ लो तब फिर दिखाऊं, ऑलराइट। तो सबसे पहले बताइए कि ऑड इवन फॉर्मूला है क्या? पानी फिर से क्वेश्चन सर। ऑड इवन फॉर्मूला है क्या? ऑड और इवन। 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं।
हेलो शुभम, हमारी आवाज आ रही है? शुभम भैया सो गए, शुभम भैया सो गए। शुभम सुनो यार, आपसे कुछ पूछना है। अरे कोई क्वेश्चन नहीं है यार। पर्सनली मैसेज करें आप। पर्सनली मैसेज कहाँ कर पाएंगे, कोई हमारे पास उसका प्रमाण नहीं है ना पर्सनली के लिए। शुभम बताए। शुभम भैया गुस्से में है, ज्यादा मत हेलो, बोलो। क्या बस ज्यादा तेज आवाज आ रही है क्या? शुभम भैया गुस्से में देखो उठ भी गए। Okay, welcome back to the classroom. हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है ऑड इवन क्या है? अब तक में तो कुछ लोग अपना सर्च भी कर चुके होंगे। ऑड इवन फॉर्मूला जो दिल्ली में अपनाया गया, सुना सर होगा। ऑड इवन का मीनिंग होता है सर गाड़ी के नंबर प्लेट का आखिरी नंबर, वो समय की विषम है। और दिल्ली में इसी फॉर्मूले से रोड पे गाड़ी चलाई जाती है, एक दिन ऑड चलता है और उसके अगले दिन इवन नंबर की गाड़ी चलाने का रूल है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो ऑन करें फटाफट। सब लोग कहाँ भाग गए? सारे लोग इधर उधर गायब हो गए। सर 1 मिनट के लिए गए क्या? 5 मिनट के लिए सब लापता? हाँ पंकज, सब लोग आ जाओ। तो देखिए ऑड इवन जो है इसका मतलब क्या है कि एक दिन छोड़कर एक अल्टरनेट सिस्टम है जिसमें संख्या जैसे हमारी ऑड और इवन में होती है, तो शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे शुरू होता है। और इस संख्या पद्धति में पहला संख्या जो 1 है तो वो ऑड है और 2 है तो वो इवन है। तो यह क्रम बनाया गया कि एक ऑड और एक इवन रहेगा। तो इस क्रम में एक एक दिन छोड़कर क्रियाएं हो सकती हैं। अब इसमें आपने इस बात को सबसे पहले जो सुना अपने जीवन में, वो सुना कहाँ से? दिल्ली। और दिल्ली में केजरीवाल जी द्वारा ये फॉर्मूला आप लागू करने की वजह से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इससे पहले ना ऑड था ना इवन था, ठीक है, और ना ही कोई प्राइम दिखाई देता था। ऑड इवन था भी तो वो मैथ्स में था, इससे पहले कोई ऑड इवन नहीं हुआ करता था। सर फिर से बता दीजिए एक बार ऑड इवन सर।
ओके divided that number divided by 2 that is even number, not divided by 2 that is odd number. हम तो यही जानते हैं बस. ओके वेरी गुड, यही इसी का भाई है, इसमें कोई कमी नहीं है। ऑड इवन वही है जो कि मैथ्स में हम प्रयोग करते हैं। अभी मैंने संख्याएं भी कही भाई, शुरू हो गया 1 2 3 4 5 6 तो 1 ऑड हो गया, 2 इवन हो गया, फिर 3 ऑड हो गया, 4 इवन हो गया। साधारण रूप से देखा जाए तो ये ऑड इवन होता है। ऑड इवन का मतलब भी होगा एक एक छोड़कर, एक बगल में एक संख्या बीच में ड्रॉप करते हुए। तो यह क्रम के अनुसार आप इस वर्ड को, इस तकनीक को, इस फॉर्मूले को आपने दिल्ली से सुना कि दिल्ली में जो है केजरीवाल गवर्नमेंट द्वारा इस फॉर्मूले को अपनाया गया। लेकिन प्रश्न ये है कि ये फॉर्मूला जिसके अंतर्गत एक ऐसी प्रबंधन रीति जिसमें वैकल्पिक दिनों को, वाहनों को चुनने का फॉर्मूला, वाहनों को चुनने का फॉर्मूला, यानी कि एक दिन ऑड संख्या की वाहन चलेगी, इवन संख्या। अब ऑड और इवन संख्या क्या? रजिस्ट्रेशन नंबर का आखिरी संख्या, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपकी गाड़ी का नंबर UP 70W0 319 यानी 319, तो 319, तो आपका गाड़ी ऑड कैटेगरी में आ गया 9 की वजह से, लास्ट में 9। ये मेरी मोटरसाइकिल का नंबर है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये मुझे याद है, ठीक है। तो लास्ट में अगर डिजिट 9 है तो हमारी गाड़ी किस में आ जाएगा? ऑड, ठीक है। लेकिन अगर यही 8 होता तो ये इवन नंबर हो जाता। ये रजिस्ट्रेशन नहीं, तो UP 70 से मतलब नहीं, गाड़ी की संख्या 0 319 है, तो ये कोई भी गाड़ी होगी, UP 70 हो या UP 80 हो, ठीक है ना, UP 65 हो, खैर 80 तो है भी नहीं, 65 क्योंकि जिलों के हिसाब से, तो UP कुछ भी हो तो वो लास्ट में जो है संख्या गाड़ी का होगा ही होगा, चाहे 0000 हुई होगा, लेकिन संख्या तो है ही। आखिरी संख्या पर यहाँ पर ऑड इवन डिसाइड किया जाएगा। और ये इसका उद्देश्य ये रखा गया कि भाई जो पॉल्यूशन फैल रहा है इसका कारण क्या है? इसका कारण है कार्बन का एमिशन ज्यादा हो गया है, कार्बन की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो गई है। तो कार्बन की मात्रा जो है, सांद्रता, उसको कम करने का एक रास्ता है सभी गाड़ी बंद कर दो, पानी गर्म, सारी गाड़ी बंद हो जाए, एक रास्ता हो सकता है। तो इस रास्ते में परेशानी क्या है? बच्चे कोचिंग कैसे जाएंगे, बच्चे घर कैसे जाएंगे? क्योंकि घर भी जाना जरूरी है, कोचिंग भी आना जरूरी है, दोनों चीज जरूरी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए ना ज्यादा घर और ना ज्यादा कोचिंग, ठीक है, दोनों चीजें जरूरी है। कभी कभी घर भी थोड़ा बहुत याद दिलाता है, तो इसलिए सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। अतः गाड़ियों की, वाहनों को निकलने से रोकने का रास्ता अपनाया गया। अब एक दिन आप ले जाओ अपनी गाड़ी, एक दिन ये ले जाए, और दोनों लोगों को एक जगह जाना तो एक दूसरे की गाड़ी पर चढ़ जाओ, ठीक है ना, एक सिंबॉयसिस रिलेशनशिप हो जा रहा है, म्यूचुअलिज्म जिसको कहा जाए, पैरासिटिज्म नहीं कि उसके ऊपर चढ़ जाओ उसका नुकसान करो, ठीक है। इस प्रकार से म्यूचुअलिज्म, क्या हो तुमको हम आज खिलाएं, तुम मेरे यहाँ खा लो, ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ खा लूं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको कहा जाए। तो ऐसे ही ऑड इवन फॉर्मूले को अपनाया गया जिसमें एक दिन में एक गाड़ी एक अल्टरनेट ऑड और इवन के हिसाब से निकाली जाएगी, जिससे सड़कों में प्रदूषण कम होगा और जो बड़ी भारी ट्रैफिक की समस्या है वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि अगर गाड़ी आधी हो जाएंगी तो ट्रैफिक भी आधा हो जाएगा, तो नॉइज पोल्यूशन। हाँ, मैं पहले पूरी बातें कि भाई ये जो ट्रैवल स्कीम अपनाई गई है, एक मैनेजमेंट तकनीक हुई जिसके माध्यम से हम कर्ब द पोल्यूशन एंड ट्रैफिक, बोथ पोल्यूशन और ट्रैफिक दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको अपनाया गया। लेकिन मेरा जो प्रश्न है अब शुरू हो रहा है, आपने इस वर्ड को तो दिल्ली से सुना, लेकिन यह शब्द सर्वप्रथम कब आया? ये किस देश द्वारा अपनाया गया? इस तकनीक को किस देश द्वारा अपनाया गया प्रदूषण को लेकर? अमेरिका, ओके। और कुछ गेस? कोई गेस? हाँ बोलिए। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र। आवाज नहीं आ रही है, और कोई बताएगा? UN।
सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाए फिर से। साधारण सा प्रश्न है कि जो ये ऑड इवन फॉर्मूला जो आपने दिल्ली से सुना, भारत में दिल्ली में अपनाया गया, ये प्रदूषण को लेकर विश्व में सबसे पहली बार किस देश द्वारा अपनाया गया? जापान। तो कमाना सर फ्रांस। हाँ तो फ्रांस। फ्रांस, अच्छा। और कोई? 1997 में फ्रांस का पेरिस सिटी में। ओके। सर मैक्सिको में भी किया गया था वैसे तो सबसे पहले 1984 में। इससे सर इम्यूनिटी बनी रहती है। सबसे पहले एथेंस द्वारा 1982 में इस सूत्र का प्रयोग किया। खेलों में सर? एथेंस उसके बाद एथेंस और उसके बाद लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको शहर में, यानी मेक्सिको 1984। पहले 1982 में एथेंस, फिर दूसरा देश था मेक्सिको 1989, फिर सेंटियागो, फिर चिली, ये सब देश थे जिन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया था, इस फॉर्मूला को अपनाया था। तो ये दिल्ली में भले ही 2015 में अपनाया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार के साथ सरकार को कहा कि इसको लागू किया जाए तब, और विश्व में इस प्रक्रिया को अपनाया गया था एथेंस में 1982 में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्रक्रिया और भी पहले अपनाई जा चुकी है? इतिहास में अगर हम चले जाए, जब प्रदूषण को लेकर नहीं बल्कि युद्ध को लेकर एक दिन इसको बिल्कुल नहीं, इसमें मत बोलिए, बल्कि जब राजा महाराजा निकला करते थे, एलीट क्लास जाया करता था शिकार खेलने से, तो उस समय जब एलीट क्लास जाया करता था, क्रॉस करता था, तो उनकी वजह से बाजार खाली कर दिया जाता था। उनकी गाड़ियां एलीट क्लास की और ऑफिसर लेवल के लोग जा रहे हैं, इनको ध्यान में रखते थे। और यह देश था, कोई गेस करेगा? समय था, कोई गेस करेगा? ऋषिका? बैक्टीरिया। चाइना। बैक्टीरिया। सर फॉरेन वाले महाराजा थे कि इंडिया वाले महाराजा थे? अरे इंडिया वाले राजा कुशाण। उससे पहले की बताइए। सर होगा दिल्ली लखनऊ में हो गया सर इंडिया में। चाइना। हो गया रोम में 45 ईसा पूर्व, 55 बिफोर क्राइस्ट, 45 ईसा पूर्व रोम। जब मैं बोलूंगा तो आप लोग साइलेंट, जब मैं बोला करूं तो आप लोग एकदम साइलेंट हो जाए करिए। और नहीं, मुझे एक बहुत बढ़िया चीज पता चल गई है, वो है रिमूव। और इस रिमूव के साथ ये सर्च भी करना बाकी है कि आप आएंगे कैसे, ठीक है ना? मुझे निकालना तो आता है, अभी बुलाना नहीं आता आपको, अभी चक्र भी आता ही आता है, ध्यान रखिए। सर एक कुछ पूछना था सर, कुछ पूछना था। बोलिए जी। क्लास जब एंड कर लीजिएगा, हेलो, हाँ, आवाज में सुनाई दे रही है सर? हाँ, बढ़िया तरीके से सुनाई दे रहा है। आज लास्ट में जब आप क्लास एंड कर लीजिएगा तो 2 मिनट में आपसे कुछ कहूंगा, मेरी बात जरा सर उस पर आप मुझे राइट एडवाइस दीजिएगा, सबके सामने मैं कहूँगा ये बात। एक एडवाइस है एक स्टूडेंट और एक आप टीचर है हमारे, मैं स्टूडेंट हूँ, तो आपसे मैं एडवाइस लूंगा, एक बात कहूंगा, तो जब आप क्लास ओवर कर लेंगे सिर्फ 2 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं। हम ऐसा करेंगे, क्लास के बाद स्पेशली आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है? नहीं सर, अगर वैसी कोई बात है नहीं। हाँ, नहीं 5-10 मिनट कोई वैसी बात नहीं है, ठीक है, हम 5-10 मिनट अलग से मिल लेंगे, क्योंकि क्लास हमें पढ़ाना है अभी। ठीक है, ओके, चलिए। तो मैं जो बात बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। 45 ईसा पूर्व में रोम साम्राज्य में घोड़े द्वारा खींची गई गाड़ियां, यानी जो घोड़ गाड़ियां हुआ करती थी, ठीक है,
उनके लिए ये सिस्टम बनाया गया। उस समय भीड़ की गंभीर समस्या होने लगी थी, यानी उस समय ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये लाल पट्टी और पीली पट्टी की गाड़ियां, तो जो घोड़े गाड़ी हुआ करती थी उनमें लाल पट्टी पीछे लगा दिया जाता था और पीली पट्टी थी। एक दिन लाल पट्टी की गाड़ी, ऑड इवन नहीं था लेकिन लाल पीली पट्टी थी, लाल पट्टी की गाड़ियां गुजरेंगे एक दिन, पीली पट्टी की गाड़ियां, क्योंकि रोमन साम्राज्य बहुत विकसित था। आज से अगर हम 45 ईस्वी पूर्व चले जाएं, यानी 2000 साल पहले रोम बहुत विकसित हुआ और वहां पर लाल पट्टी और पीली पट्टी का टेक्नोलॉजी अपनाया गया था। जैसे सिर्फ दो ही संख्या की जरूरत है, यानी ऑड और इवन, तो लाल पट्टी और पीली पट्टी ये व्यवस्था की गई थी। अब इस तरीके से तो लाल, पीली, नीली और ऑरेंज, नारंगी और तमाम कलर भी लगाए जा सकते हैं और यहाँ ऑड इवन से भी ज्यादा कलरिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। तो चलिए अब सीधा नोट्स पे चलते हैं, शेयरिंग द नोट्स। तो नोट्स को देखिए, अब आप लोग भी नोट्स ले लीजिए, ये ले लो। हाँ, तुम्हारे लिए लेके रखा। एक सूत्र जो वैकल्पिक दिवस योजना अल्टरनेट डे ट्रैवल स्कीम पर आधारित, दिल्ली सरकार द्वारा दिसंबर 2015 को यह योजना बनाई गई थी, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली परिवहन प्रणाली पर कई प्रतिबंध लगा दिए, यानी जो प्रदूषण बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए प्रतिबंध लगाया। वैकल्पिक दिवस यात्रा योजना अल्टरनेट डे ट्रैवल स्कीम को रोड स्पेस रेशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो मिलती जा रही है। इसको और किस नाम से जानते हैं? रोड स्पेस रेशनिंग। रेशनिंग का मतलब ही होता है छांट करके, तो रोड की जगह को छटैया करना रोड स्पेस रेशनिंग कहलाएगा के रूप में जाना जाता है। जो यात्रा की मांग प्रबंधन रणनीति है, यानी मांग प्रबंधन रणनीति जैसी डिमांड है वैसी पॉलिसी बनाना, जैसे सैटरडे और संडे लॉकडाउन लगाना, रात्रि का लॉकडाउन लगाना, ये भी मांग प्रबंधन नीति है। डिमांड के अकॉर्डिंग नीति बनाना, जैसे डिमांड के अकॉर्डिंग ये नीति है कि सभी लोग ऑनलाइन पढ़ें, जब ऑफलाइन हो जाएगा तो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन करो। ये क्या है? ये मांग के अनुसार नीति बनाना, ठीक है ना। यह प्रतिबंध लाइसेंस संख्या के अंतिम संख्या अंकों पर आधारित होता है। अभी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, यह प्रतिबंध किस पर लागू होता है? लाइसेंस संख्या की अंतिम संख्या, या किसी शहर के अंतिम संख्या, या जो गाड़ी का प्रथम संख्या है लाइसेंस संख्या का उसका, या व्यक्ति के जन्म दिन के अकॉर्डिंग इसको चलाया जाए, ठीक है। अब जैसे इतनी बड़ी त्रासदी आई और टोटली लॉकडाउन लगाया गया, जबकि यहाँ पे विवेकपूर्ण नीति होती तो टोटली लॉकडाउन से भी कुछ रास्ता और निकल सकता था। जैसे टोटली लॉकडाउन के बजाय अल्टरनेट लॉकडाउन लगाए जा सकते थे। अल्टरनेट मतलब इस प्रकार से, यानी कि एक दिन पूरा बंद एक दिन पूरा खाली। ऐसे किया जा सकता था कि एक शॉप ये वाली खुली, जैसे दिल्ली में अभी हाल में अपनाया गया, ये हम सोच ही रहे थे केजरीवाल साहब ही कर सकते हैं, बाकी लोग सोच नहीं पाते हैं, उतनी दूरदृष्टि का अभाव है लोगों के पास, ठीक है। तो एक दिन आप ये शॉप खोलेगी, एक्स शॉप और वाई शॉप, और इसका भी सीधा सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब इसमें क्या है, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो दौड़ के रजिस्ट्रेशन भी कराएगा, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजी कर देना चाहिए ताकि घुसखोरी ना हो। सीधा ऑनलाइन जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ पोर्टल पे, एकदम ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करो और रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करो। तो जिसको भी अपना दुकान खोलना है, व्यापार खोलना है, वो चाहे 5000 की भी फीस जमा कर देगा कि भैया हमारी दुकान तो खुल जाए, आमदनी तो हो। तो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर दो कि ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, और रजिस्ट्रेशन की जो नंबर आपको मिले, भले ही दुकान अगल बगल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर के अलॉटमेंट के हिसाब से इतना बहुत चलेगा, ठीक है। अब पता चलता है शाहगंज के मार्केट में आज कुछ चाहिए तो जो बड़ी भीड़ है, कैसे मुंह से मुंह लोग ऐसे लड़ के चल रहे, कंधे से कंधा भीड़ रहा है, कटरा के चले जाएगी भीड़ में तो ऐसा लग रहा है मेला लगा हुआ। और अभी कोरोना कंट्रोल हो जाएगा, कुछ नहीं हो पा रहा। कल तक केस 7-8 निकल रहा था, 17 केस नए आए, फिर कहानी शुरू हो रही और सरकार फिर वही करेगी, थर्ड वेव बताएगी इसको। तो पॉलिसी बनाने की जरूरत होती है, वेव्स आती नहीं है।
वेव्स हम लोग लाते हैं। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी वाराणसी में ही हैं सर। हाँ तो भाई हम क्या करें, हमसे थोड़ी मिलती है। नहीं सर, आज पेपर में पढ़ा था। अच्छा, वो तो भैया बड़े आदमी हैं, जहाँ चाहे वहाँ जाए। नहीं हेलीपैड सर, हफ्ते में 3 दिन बनारस में ही रह रहे हैं आजकल। अच्छा तो ठीक है, चलिए। तो कुल मिलाकर के आदित्यनाथ के ऊपर क्या जाया जाए, कुल मिला के मांग प्रबंधन रणनीति की बात कर रहे थे। तो मांग प्रबंधन रणनीति के तहत बहुत कुछ किया जा सकता है और इवन फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भी कह सकते हैं कि भाई वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो ऑड इवन पे रजिस्टर्ड है वो खोलें, इस हिसाब से कर सकते हैं। आप कुछ ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं कि जिनके पास संख्या केवल 50 बच्चों की या 100 बच्चों की है वो कोचिंग खोलेंगे। आप चेक करो ना, आपके पास ऑफिसर्स किस लिए बैठे हुए हैं, आप लगाओ ना दस्ता, आपके पास पुलिस ऑफिसर तमाम प्रबंध है तो। लेकिन नहीं, सब बंद कर दो और सब चालू कर दो। मॉल्स खोल दिए, 21 तारीख से मॉल्स खुल जाएंगे। मॉल्स में क्या होगा, बिना रोक टोक लोग घूमेंगे, बहुत बड़ी बात होगी। तो खैर छोड़िए, आगे बात नहीं करेंगे। यहाँ आप जितना सरल समझते हैं ना, जाइए और एप्लीकेशन दीजिए, मैं आपको भेजता हूँ, जाइए दे के देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि आप 2 दिन बाद वहां से रोके आ जाएंगे, एप्लीकेशन देने जाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। जब आप सीधा धरना पे वहीं खोल के बैठ जाएंगे कि लगाओ छतरी खोलो और बैठे धरना दे, जो यहाँ का तंत्र है। आप जब जाएंगे ना तो फटकार के आपको धुतकार के भगाएंगे। किस तरह से बातचीत होती है यहाँ पर, या आपको अंदर से इतना ह्यूमिलिएशन फील होगा कि आप जाना बंद कर दो, घर में बैठो, जब जिस दिन ठीक लगे उस दिन जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। कुल मिला के मांग प्रबंधन रणनीति है जो व्यक्ति के वैकल्पिक दिनों में अपने वाहनों का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह प्रतिबंध लाइसेंस संख्या के अंतिम संख्याओं पर आधारित है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इस सूत्र को पहली बार 1982 में एथेंस में और फिर लैटिन अमेरिकी देशों में, अब ये एक पहला पॉइंट, ये सूत्र पहली बार कहाँ उपयोग हुआ, 1982 में एथेंस में, और उसके बाद लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको में 1989 में किया गया, फिर सेंटियागो, चिली और आदि। तो यहाँ पर आपको इतनी चीजें मिलती हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। रोड स्पेस रेशनिंग का सबसे पहला ज्ञात कार्यान्वयन रोम में हुआ था, क्योंकि 45 ईसा पूर्व में कई रोमन शहरों में घोड़ों द्वारा खींची गई गाड़ियां, यानी वहां पर समय प्रदूषण के ध्यान से नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है, प्रदूषण के पर्पस पे नहीं, वहां पर भीड़ के पर्पस से। घोड़ा गाड़ी इतना बढ़ गई थी, यानी रिच पीपल्स इतने हो गए थे, एलीट क्लास इतने हो गए, सबके पास घोड़ा अपना। और जिसको देखो घोड़ा, 4 घोड़ा रथ ले लेके बड़े बड़े चल रहे हैं, तो भाई आप जितने क्षमतावान हैं उतने घोड़ा, उतनी गैया, उतनी भैंस आपके यहाँ। यही सब तो भारत में क्या था, भारत में गाय भैंस को माना गया क्षमतावान व्यक्ति और उसी से रिच माना गया था, एलीट क्लास का। वहां पे घोड़े वगैरह का हुआ करता था, ठीक है। रोड स्पेस रेशनिंग का सबसे पहला ज्ञात कार्यान्वयन रोम में हुआ था, क्योंकि 45 ईसा पूर्व में कई रोमन शहरों में घोड़ों द्वारा खींची गई गाड़ियां व इक्का गाड़ियां द्वारा उस समय भीड़ की गंभीर समस्या उत्पन्न होने लगी थी। दिल्ली के बारे में अन्यथा, तो कुल मिलाकर ऑड इवन के विषय में आप लोग समझ गए। अब चूंकि दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दिल्ली के पर थोड़ा बहुत जरूरी है नॉलेज, क्योंकि दिल्ली प्रदूषण की स्थिति के अनुसार विश्व में हमारा सर्वोत्तम प्रतिनिधि देश है, यानी हमारे लिए प्रदूषण के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम प्रतिनिधि है, आगे है। दिल्ली दुनिया का 6ठा सबसे घनी आबादी वाला महानगर है। तो पहली बात तो भाई इसलिए खुशी की बात है कि यहाँ पर जीवन ईश्वर ने बख्शा है, जबरदस्त बख्शा है, इतना बख्शा है कि यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है, ठीक है। यदि पूरे एनसीआर को शामिल करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। अब ये एनसीआर क्या होता है आपको नहीं ठीक से पता, इसलिए हो रहा है कंफ्यूजन। तो जरा एनसीआर को नोट में पढ़ेंगे हम लोग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इंग्लिश में कहें तो नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। क्या है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र? एक समन्वित योजना क्षेत्र है, यानी एक साथ एक ऐसा प्लान है जो मिला के किया गया है। अब कौन कौन मिला है इसमें और क्या प्लान है? एक समन्वित योजना क्षेत्र है, एक एरिया बनाया गया जो भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का पर केंद्रित है, यानी दिल्ली पर केंद्रित है। यह दिल्ली और उसके आसपास के कई जिलों को जोड़ने से निर्मित होता है, जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राज्यों के सीमावर्ती जिलों से बनता है। तो देखिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। दिल्ली तो मान लीजिए एक शहर है
जो एक यूनियन टेरिटरी है, मान लीजिए ऐसा है, तो अब बाकी हो तो राज्य है, 3 राज्यों की इसकी सीमा जुड़ रही है। किन कौन कौन से? हरियाणा इससे जुड़ रहा है, उत्तर प्रदेश जुड़ रहा है, राजस्थान जुड़ रहा है। अब दिल्ली विकसित हुआ, दिल्ली विकसित हुआ, दिल्ली का हर क्षेत्र विकसित हो गया। अगर दिल्ली का हर क्षेत्र विकसित हो गया तो दिल्ली ज्यादा लोग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इलाहाबाद में पढ़ा रहे हैं, पर इलाहाबाद में देख रहे हैं कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा क्वालिटी पीपल स्टडी करने वाले कम। ऐसा नहीं कि क्वालिटी पीपल पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन कम। मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली वगैरह में डिमांड ज्यादा है, तो मांग डिमांड पॉलिसी के अनुसार चले तो भाई जहां ज्यादा मांग हो उस जगह अपना सामान बेचना चाहिए। भाई अगर आप मंडी में बैठेंगे तो आपका फल जल्दी बिक जाएगा, और अगर आप किसी कोने में जाकर के एक किनारे बैठ जाएंगे जहां कोई लोग जान ही नहीं रहा है तो आपका सौदा कैसे बिके? तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसी इंस्टीट्यूशन को ले जाकर दिल्ली में रखते हैं तो हमारी क्वालिटी के अनुसार फिर लोग आएंगे और फिर मांग बढ़ेगी, और उस हिसाब से हम जितना जीवन भर यहाँ मेहनत करेंगे इतनी मेहनत में हम ज्यादा आउटपुट पाएंगे, ज्यादा रिस्पॉन्स पाएंगे, ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रकार से हम जैसे सोच रहे हैं वैसे देश के दुनिया के तमाम लोग दिल्ली जाके बसना शुरू करें। अब दिल्ली बाहुल्य हो गया, बहुत ज्यादा लोग हो गए, तो भाई ओवर पॉपुलेशन की स्थिति में आ गया, और फिर जितने भी जा रहे हैं सभी डेवलप हो रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है? अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, आसपास के क्षेत्र के लोग वहां मूवमेंट करने लगे। तो नोएडा, समझ रहे हैं, इधर और क्षेत्र जो दिल्ली से एक्सटेंडेड एरिया है, वो सब लोग, इस सारे शहर के लोग इससे जुड़ने लगे। तो जो डेवलप्ड एरियाज है हरियाणा के, दिल्ली से जुड़े हुए बाउंड्री एरियाज, ठीक है ना, इधर नोएडा है, हाँ, इधर तमाम जितने और क्षेत्र हैं उनको इसमें जा दिया। जैसे दिल्ली है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, नोएडा है, गाजियाबाद है, जो अदर राज्यों में इनको इनसे जोड़ दिया। अब इनका मतलब ये नहीं है कि ये सब दिल्ली में जाकर जुड़ गए और दिल्ली सरकार का प्रशासन देखेगी, प्रशासन से मतलब नहीं है। ये एरिया है, इस एरिया को विशेष इकोनॉमिक जोन में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डेवलप किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल पैकेज आएगा, क्योंकि अगर भाई यहाँ किसी ने फैक्ट्री लगा लिया तो उसकी लाइट कम जाए, ज्यादा अच्छा है। लाइट कम जाएगी तो उसका जो लेबर है नुकसान नहीं जाएगा। अब आपने फैक्ट्री खोली, लेबर 10 तो रखा, ऑर्डर लाया ढेर सारा, अब आपको माल देना है, प्रोडक्ट देना है, पता चला कि जब लेबर सब काम कर रहे हैं और इस साल लाइट चलेगी, अब लेबर तो कहेगा लाओ पैसा दो, इससे क्या मतलब, हमको तो बेनिफिट का अंश नहीं देते, अब वो तो पैसा चाहिए, लाओ लेबर दो, हमारा लेबरी 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, जैसे जैसे क्वालिटी वाला। तो पता चलेगा कि हम तो इन लोगों को देने की वजह से या तो घाटे में जाएंगे, बहुत कम मुनाफा कमाएंगे। तो हम कहें क्या फायदा दिल्ली में, इससे अच्छा तो हम अपने इलाहाबाद में ठीक थे, इससे अच्छा तो हम अपने गाँव में ठीक थे, हम खेती करके। तो दिल्ली से लोग भागने लगेंगे, भागेंगे तो देश का आमदनी, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ कमजोर होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कमजोर ना हो, इसलिए दिल्ली को और सजाया गया। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद का जो एक्सटेंडेड एरिया है, नैनी वगैरह, वहां पे क्या है कि उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बदला दिया, वहां पे स्पेशली उसको फंडिंग किया जा रहा है, स्पेशल जोन में डेवलप किया जा रहा है, तमाम सुविधाएं लगाई जा रही है। 400 करोड़ रुपए का बड़ा सा पुल क्यों सातों फ्रंट को रिडोर को जोड़ते हुए बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि हाँ, हर व्यक्ति जा आ सके, इजीली मूवमेंट हो सके। तो इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट, इसी पॉइंट से इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का डेवलपमेंट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है, जिसमें देश के सबसे अधिक मात्रा में पार्कुलेट मैटर प्रदूषक मौजूद है। वर्तमान में नई दिल्ली दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो बड़ा दुख है इस बात का, आज ही सुबह सुबह कट करना पड़ा मुझे, क्योंकि अभी तक ये नंबर 1 पे था। बहुत तकलीफ हुआ है कि 15 या 8वें नंबर पे पहुंच गया है, क्योंकि हम 1 पे थे, कहीं पर हमारा सम्मान गिर गया। हमें बड़ा तकलीफ हो रहा है कि कहाँ हम प्रथम स्थान पे हुआ करते थे, अच्छा अब 8वें पे आ गए। और उससे ज्यादा तकलीफ किस बात की पता है? हम लाहौर के बराबर में आ गए, 99 पॉइंट्स उसके, 99 पॉइंट्स हमारे। और उससे ज्यादा तकलीफ क्या है? उससे भी ऊपर कराची निकल गया 104 पॉइंट के साथ, पाकिस्तान के 2 बड़े शहर वहां पहुंचे, हमसे आगे दिल्ली। कितना तकलीफ हो रहा है। और सबसे नंबर 1 पे शंघाई है, चाइना का। अब खुशी इसीलिए है क्योंकि जब तक कोरोना है तब तक डरोना है, ठीक है। अभी देखो सब निकल के हमारा जो नाम है बुलंद करेंगे, हमारा स्थान वापस गेन करेंगे, हम सब अपना प्रथम स्थान लेकर रहेंगे, ठीक है। मेरे साथ सब लोग बोलिए, दिल्ली सबसे आगे होगी, ठीक है। ऑलराइट, चलिए। प्रदूषण में नहीं, ऑलराइट। यह दिल्ली और उसके आसपास के कई जिलों को जोड़ने से निर्मित होता है, जो हरियाणा, ये खैर ये बात बता दिया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं।
अपने खराब प्रदर्शन और पर्यावरण अत्यधिक प्रदूषण के चलते सन 2014 में होने वाले एशियान खेलों की मेजबानी भी दिल्ली के हाथों से निकल गई। अब आप सोचिए, एशियान खेल की मेजबानी मिली दिल्ली को। अब ये बड़ी बात है कि भारत को एशियन खेल की मेजबानी मिली, और ये शायद न्यूज पे एकदम चबा लिया गया, क्योंकि 2014 का टाइम था ना, तो मोदी 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 गवर्नमेंट की बात थी, तो इसलिए थोड़ा केजरीवाल जी कुछ प्रदूषण कम कर दें सर आने वाले समय में। बाकी लोग प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, बहुत प्रदूषण छोड़ रहे हैं हम इससे बात नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के 2014 में हमसे ये मेजबानी इसलिए छिन गई क्योंकि हमारे पास हमारे दिल्ली शहर में जहां इसको होना था तय, वो बहुत प्रदूषण युक्त था। अब आप सोचिए कि भारत में क्या और कोई शहर नहीं थे जहां पे इसको ट्रांसफर कर दिया जाता? नहीं थे। भारत में जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार 5 सितारा होटल, तमाम सुविधाएं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे, उसके अकॉर्डिंग सर्वोपयुक्त सिर्फ दिल्ली माना गया, डेवलप। और इन सब दृष्टिकोण के बाद जब प्रदूषण की जांच की गई तो इतना प्रदूषित था कि इसे काफी समय से भारत को कहा गया कि दिल्ली को तुरंत साफ कर लीजिए, नहीं हम एशियन गेम्स की मेजबानी हटा देंगे। कान में जो बड़ी ही नहीं, दिल्ली थोड़ी साफ होगी, अतः एशियन गेम्स मेजबानी ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, फर्क तब पड़ता है जब जनता को पता चलता है, जनता को पता ही नहीं चला और ये गायब हो गया। एशियन गेम की मेजबानी भारत के हाथों से छीन भी गई। और एशियन गेम की मेजबानी किसको गई? अब जरा इस बात को देखिए, नोट्स को आगे पढ़ते हैं। हाँ सर, नमस्कार। अच्छे सर। सर आवाज हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो 17 अप्रैल सन 2007 को भी दिल्ली को पिछाड़ते हुए साउथ कोरिया जैसा छोटा सा आदना सा देश, ठीक है, साउथ कोरिया जो यूपी की जैसी स्थिति है जिसका दुनिया में इतना बड़ा भी नहीं है, कि इंशियान शहर को भारत के हाथों से मेजबानी छीन कर दे दी गई। इंशियान एशियन खेलों की मेजबानी करने वाला साउथ कोरिया के ही पूर्व के 2 शहरों सियोल और वुहान। अब ध्यान देने वाली बात है, साउथ कोरिया में इससे पहले भी 2 बार एशियन गेम्स के खेल हो चुके हैं, सियोल और वुहान उसके दोनों शहर में। और भारत में कोई शहर नहीं मिला दिल्ली छोड़ करके, इस लेवल का शहर नहीं, उसका ये वो वुहान है, ये वुहान है, ठीक है, वुहान और वुहान में अंतर है। के पश्चात तीसरा शहर बन गया। अब सोचिए, साउथ कोरिया 3 शहरों को मेजबानी करता है। इस मेजबानी से बहुत बेनिफिट होता है, तो इकोनॉमिकल बहुत डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आपके यहाँ जब जैसे कुंभ मेला लगता है, वैसे वहां पर विदेश का मेला आता है, दुनिया के लोग इकट्ठा होते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे और सभी हाई इकोनॉमिक पीपल्स होंगे, क्योंकि जो घूमने निकला है, मैच देखने निकला है, टिकट लेगा 10,000 रुपए का, होटल में रहेगा लाख रुपए के, तो आप समझ सकते हैं कि वो इन्वेस्ट करने आएगा भारत में, और भारत को इससे आमदनी होगी, हर उस देश को आमदनी होगी जो कि इस प्रकार की मेजबानी करता है। इसीलिए मेजबानी जो है घुमा के देशों को दिया जाता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण मुख्य रूप से उद्योग के कारण होता है। वायु प्रदूषण के परिणाम से दिल्ली में समय से पहले 10,000 लोगों की मौत हो रही है। तो अगर मान लीजिए आपका मन है तो सर पहले मरने की, तो आप दिल्ली जा सकते हैं,
जैसे मान लीजिए आप काम जल्दी मरना चाहते हैं, बहुत से लोग करते हैं, हाँ तो दिल्ली में रह लीजिए, पूरा टाइम बिता दीजिए, जल्दी मर जाएंगे, ज्यादा भी कमाएंगे जल्दी भी मर जाएंगे, तो दिल्ली चले जाइए, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दिल्ली में खराब गुणवत्ता वाली वायु अपरिवर्तनीय रूप से वहां रहने वाले सभी बच्चों के 2.2 मिलियन या 50% फेफड़ों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, जो काफी चिंता का विषय है। अभी क्या है, काफी चिंता का विषय, काफी ज्यादा कहा जाए तो बढ़ा हुआ मैटर है। 50% भाई आप समझ सकते हैं कि फेफड़े अगर खराब हो रहे हैं तो 50% ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी होना ही होना है। तो अगर आप वहां जा रहे हैं तो आप बस शुक्र मनाइए कि आप अल्टरनेट रहिए, यानी कि 50% के अंतर्गत ना आइए। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 1997 का पत्र पहले से ही दिल्ली को यातायात के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न उपायों का प्रस्ताव रख चुका है, जिसमें पार्किंग नियमों के साथ यातायात के प्रभाव को सुचारू करना, ड्राइविंग पर अनिवार्य सीमा द्वारा कुल यातायात को कम करना भी शामिल है। परंतु इसके पश्चात भी दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक श्वेत पत्र दिया गया। श्वेत पत्र क्या होता है? श्वेत पत्र एक प्रकार से सरकार द्वारा बनाया गया एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, एक सरकार द्वारा निर्देशित तत्व है। नीचे देखिए मैंने नोट करा है, एक श्वेत पत्र एक आधिकारिक रिपोर्ट या मार्गदर्शिका होती है जो पाठकों को एक जटिल मुद्दे के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करती है और जारी करने वाले नियमों को प्रस्तुत करती है, या इस मामले में पाठकों को एक समस्या को समझने, एक समस्या को हल करने, निर्णय लेने में मदद करने के लिए निर्मित की जाती है। यानी किसी समस्या को हल करने में, जैसे कोरोना को लेकर के कई श्वेत पत्र जारी होने सरकारों द्वारा अधिकारियों को कि भाई आप ऐसे चलाइए, ये मार्गदर्शन है, ये गाइडलाइंस है। तो एक प्रकार से जो गाइडलाइंस आती है वो श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर है, ठीक है। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अक्टूबर 2018 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें प्रदूषण के लिए जिम्मेदार क्षेत्रों में लगभग 41% वाहनों के उत्सर्जन है। अब ये देखिए रिसर्च, अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने रिसर्च पेपर को दिया। अब उनकी क्वालिटी, उनके रिसर्चर्स की क्वालिटी की उन्होंने अच्छे से रिसर्च किया और डाटा दिया। ये डाटा फिर हम लोग स्टडी करते हैं, इसको आगे लगाते हैं। 41% जो वाहन से निकलता है, 21% धूल है और 18% उद्योगों से शामिल है, जो हमारा ये जितना प्रदूषण है। 25 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्रदूषण पर बयान देते हुए कहा कि दिल्ली नरक के द्वार, ले लीजिए आप लोग नोट्स, ले लीजिए, नरक का द्वार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली मतलब नरक का द्वार, आओ यहाँ नरक में रहो। दिल्ली जो है वो सबको बहुत लुभाती है। दिल्ली में पैसा है, जितना मेहनत तुम यहाँ कर रही हो ना, तुम दिल्ली में जाके करो, डबल मिलेगा, डबल। इसलिए दिल्ली स्वर्ग दिखाई देता है, लेकिन जीवन जीने के लिए नरक इतना सुंदर होता नहीं, ठीक है ना। तो 25 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्रदूषण पर बयान देते हुए कहा कि दिल्ली नरक से भी बदतर हो गई है, यानी नरक ज्यादा अच्छा है दिल्ली की तुलना में। दिसंबर 2019 में आईआईटी बॉम्बे ने सेंट लुइस में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के मैकेवेले स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के साथ साझेदारी करके भारत में वायु प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए एरोसोल और वायु गुणवत्ता अनुसंधान सुविधा की शुरुआत की। ठीक है, ये एक टॉपिक था, ऐड कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये मैंने आज आपको मैटर यहाँ तक पढ़ाया। अब कल मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो होगा इंडियाज, कल मतलब नेक्स्ट टर्म पे इंडियाज ऑटो फ्यूल पॉलिसी, भारत की जो ऑटो फ्यूल पॉलिसी है उसके विषय में समझाऊंगा, जिसमें भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2 एमिशन, भारत स्टेज 6, ये सब क्या है इस पर चर्चा होगी। क्लियर? तो ठीक है, अब आज की क्लास यही रोकते हैं और आप लोग सब लोग याद करिएगा अच्छे से। माधुरी, आपको जो मैंने इधर लगभग 10-11 पेज पढ़ाए हैं इनसे भी पूछूंगा और इससे पहले जितना मैंने नोट्स दिया है उससे भी पूछूंगा, ठीक है। ना बताने की स्थिति में परमानेंट रिमूवल का बटन दबा दूंगा, उसके बाद आप आओगे कैसे ये मैं नहीं जानता हूँ। ऑलराइट, क्लियर? हाँ, अजय से भी फोन से बात कर लेंगे, ठीक है। क्लास को भी रोकते हैं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी ब्रेक करेंगे। ऑलराइट, क्लास एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक फिर आपको मुलाकात होगी। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, टेक केयर सर।